तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 146 की। यस फ्रेंड्स, अब श्री राम और रावण के बीच प्रथम युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें कि पहला आक्रमण रावण के द्वारा किया जाता है। तो श्री राम और रावण के बीच बहुत से बाण चलते हैं, जिसमें कि श्री राम रावण के बाणों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं और अपने शक्तिशाली बाण से रावण के रथ के पहियों में आग लगा देते हैं, जिससे कि रावण का रथ नीचे बैठ जाता है। तो उसके बाद श्री राम अपना एक बाण उसके धनुष पर चलाते हैं, जिससे कि उसका धनुष टूट जाता है। के बाद रावण अपना शस्त्र उठाता है और श्री राम उस पर भी अपने शक्तिशाली बाण से वार करते हैं और वो शस्त्र भी टूट जाता है। फिर श्री राम रावण से कहते हैं, हम शस्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर प्रहार नहीं करते, और यही है रघुवंशियों की वीरता, और अभी तुम सिर्फ हमारी दया के कारण ही जीवित हो। इसे ही कहते हैं बुरी। तो चले यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 147 की। यस फ्रेंड्स, अब जब श्री राम अपने शक्तिशाली बाणों से रावण को शस्त्रहीन कर देते हैं, तो श्री राम कहते हैं कि अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। तो रावण को अपनी इस बुरी दुर्दशा के साथ वापस लंका के अंदर जाना पड़ता है, और वहां जाकर रावण अपने दूतों से कहता है कि जाओ, इस पृथ्वी पर जितनी भी राक्षस शक्तियां हैं उनको एकत्रित करो और लंका की सहायता के लिए लेकर आओ। अगर असुरी शक्तियां इन वानरों का मुकाबला ना कर सकी तो उनका इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उतने को रावण के नाना जी वहां पहुंचते हैं। रावण उनको प्रणाम करता है तो उनके नाना कहते हैं कि तुम्हारे मुखमंडल पर चिंता के मेघ मंडरा रहे हैं और नेत्रों में निराशा की उदासी झिलमिला रही है, ऐसा क्यों? तो रावण कहता है, नाना तुम मुझे राम के चरणों में गिरने की सलाह मत देना। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 148 की। यस फ्रेंड्स, अब जब रावण के नाना रावण के पास आकर उनसे ये कह रहे थे कि तुम्हारे मुखमंडल पर चिंता के मेघ मंडरा रहे हैं और नेत्रों में निराशा की उदासी झिलमिला रही है, ऐसा क्यों? तो रावण को लगता है कि उनके नाना उनको ये समझाने के लिए आ रहे हैं कि सीता को वापस लौटाकर तुम राम के शरण में चले जाओ। तो रावण कहता है कि अगर तुम भी मुझको दोबारा से ये समझाने के लिए आए हो कि सीता को वापस लौटा दो, तो मुझसे कुछ भी बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो रावण के नाना कहते हैं कि अब मेरा ये परामर्श उचित नहीं है, अब मैं ये समझाने के लिए नहीं आया हूँ। तो इस युद्ध में सूरवीर की तरह मरना भी हमारे लिए शान है। मैं तुमको ये बताने आया हूँ कि तुमको अपने दूतों को दूसरी ओर भेजने की क्या जरूरत है, जब तुम्हारा भाई कुंभकर्ण तुम्हारे घर पर ही सोया है। तुम उसको उठाओ, वो सभी वानरों के लिए अकेला ही काफी है। तो रावण अपने कुंभकर्ण भाई को जगाने की आज्ञा दे देता है और उसके बाद वो अपने नाना से कहते हैं। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 149 की। यस फ्रेंड्स, अब रावण के कहने पर उसके भाई कुंभकर्ण को उठाना शुरू कर दिया जाता है। तो कुंभकर्ण नगारों और ढोल से भी नहीं उठ रहे थे। तो सेनापति कहते हैं कि अब इसको भाले और खड़ंग चुभाकर उठाने की कोशिश करो, लेकिन वो वैसे भी नहीं उठते। तो बहुत बड़े पेड़ काट कर जाते हैं, तो उससे भी कुंभकर्ण नहीं उठ रहे थे। यहाँ तक कि ठंडा ठंडा पानी भी उनके ऊपर गिराया जाता है, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। थक हार कर वो कहते हैं कि अब हाथी को लेकर आओ। अब हाथी की चिंगाड़ से उनको जगाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा उनके कानों के सामने किया जाता है, लेकिन वो नहीं उठ रहे थे। जब सेनापति कहता कि अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे भूख लगी है, तो उसके बाद वो कहता है कि कुंभकर्ण के लिए खाने का इंतजाम किया जाए। अब वो ऐसे नहीं तो वैसे जरूर उठेंगे। तो उसके बाद बहुत सा भोजन तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 150 की। यस फ्रेंड्स, अब जब कुंभकर्ण किसी भी तरह नहीं उठ रहे थे, तो उसके बाद उनके सामने बहुत सा भोजन पेश किया जाता है, जिसकी सुगंध सूंघकर कुंभकर्ण उठ जाते हैं और भोजन पर टूट पड़ते हैं। तो भोजन खाने के पश्चात जब वो दोबारा वापस सोने लगते हैं, तो सेनापति विरूपाक्ष उनको रोक देता है। तो कुंभकर्ण कहता है, सेनापति विरूपाक्ष, समय से पहले उठाने का साहस तुमने कैसे किया? लंका में सब कुशल मंगल तो है? तो सेनापति कहता है कि लंका पर बहुत बड़ी आपदा आन पड़ी है। आपके भाई महाराजा रावण सीता को छल से हर लाए हैं, जिस कारण श्री राम और महाराजा रावण के बीच युद्ध शुरू हो चुका है, और श्री राम और उनकी सेना का मुकाबला हम में से कोई भी नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक कि महाराजा रावण भी नहीं। तो
उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड